आवाज में क्लियर है ना सर? हाँ जी सर, एकदम क्लियर। थैंक यू सर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो चैप्टर इसमें दिया गया है वो है कुछ एजुकेशनल इंडिकेटर्स को दिया गया है। तो वो कौन कौन से एजुकेशनल इंडिकेटर्स है उसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला जो एजुकेशनल इंडिकेटर आ रहा है दैट इज व्हाट एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेट, इसकी बात कर रहा है। तो ANER इसका शॉर्ट फॉर्म कहेंगे। The total number of students of a particular age group who are enrolled at a age appropriate education level means as a percentage form में इसको कैलकुलेट करते हैं। और जो टोटल enrollment of age group 6 to 10 मान लीजिए है, तो इस एज ग्रुप में कुल इनरोलमेंट कितना हुआ है और उस ईयर की पॉपुलेशन टोटल क्या रही है ना। जैसे मान लीजिए उस एज में मान लीजिए 400 बच्चे हैं फॉर एग्जांपल के लिए, है ना, और उस 400 बच्चों में मान लीजिए 300 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, तो 300/400 मल्टीप्लाइड बाई 100 आप निकालेंगे तो एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेट आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो NER सिंपल है। और अपर प्राइमरी के लिए अपर प्राइमरी के एज ग्रुप को लेंगे, एलिमेंट्री के लिए 6 to 13 मतलब क्लास 1 टू लेकर के 8 एज ग्रुप को लेंगे। और सेकेंडरी लेवल का अगर आप ANER मतलब एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेट अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 9th से लेकर के 10th के बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है सेकेंडरी लेवल के लिए। तो जैसा आपका लेवल रहेगा उसके हिसाब से इसको किया गया है। सो होप इट इज क्लियर। इट इज वेरी सिंपल कि टोटल एनरोलमेंट उस पर्टिकुलर एज ग्रुप का कितना है और उस पर्टिकुलर एज ग्रुप की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। ठीक है, तो टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और उस एज ग्रुप का और या क्लास एज ग्रुप का जो टोटल एनरोलमेंट कितना है। तो ये ANER की बात की गई है। ड्रॉप आउट रेट जो दूसरा इंडिकेटर है वो है एनुअल ड्रॉप आउट रेट की बात करता है। ये आपका सिंपल आपका है, जैसे मान लीजिए प्रमोशन रेट प्लस रिपीटिशन रेट। जैसे मान लीजिए किसी स्कूल में मान लीजिए 100 बच्चों ने एडमिशन लिया, 100 में जो है 90 बच्चे जो है आपके अगली क्लास में चले गए और 5 बच्चे जो है उसी क्लास में रह गए। तो टोटल 95 जो बच्चे थे वो आपके उसी क्लास 5 बच्चे उसी क्लास में रह गए, 90 बच्चे जो है वो अगली क्लास में चले गए। इसका मतलब बाकी जो बच्चे 100 माइनस दैट इज व्हाट 5, वो 5 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे दैट इज एनुअल ड्रॉप आउट। तो ये वो 5% बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हो गए। तो ये जो पहला आपका फॉर्मूला दिया हुआ है ग्रेड 1 का 100 माइनस ब्रैकेट में प्रमोशन रेट प्लस रिपीटिशन रेट। प्रमोशन अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो 90 बच्चे प्रमोट होकर अगली क्लास में चले गए और 5 बच्चे अगर एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी क्लास में रह गए तो ये 95 और 100 माइनस 95 5% क्या हो गया स्कूल से बाहर हो गया। तो ये आपका ग्रेड 1 के लिए है। उसी तरह से हर एक क्लास के लिए इस तरह से एनुअल ड्रॉप आउट इस तरह से हर क्लास के लिए आप ड्रॉप आउट रेट निकाल सकते हैं। और अगर एवरेज एनुअल ड्रॉप आउट रेट निकालने के लिए आता है तो प्राइमरी के लिए अलग, अपर प्राइमरी के लिए अलग, एलिमेंट्री जो कि आपका 1 to 8 का है उसके लिए अलग है। हाँ, अगर आप देखेंगे तो 1 to 5 के लिए सब हर एक क्लास का जो सम टोटल ऑफ एनुअल ड्रॉप आउट निकालेंगे। जैसे ग्रेड 1 के लिए आपने अलग निकाला, 2 के लिए, इसी तरह से हर एक क्लास का ड्रॉप आउट अलग अलग निकालेंगे, उसका सम लेंगे और टोटल कितनी क्लास है उससे डिवाइड करेंगे तो आपका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, ये है आपका। ये बस पहला वाला ध्यान में रखना है कि ड्रॉप आउट रेट कैसे निकालेंगे एनुअल। तो 100 माइनस प्रमोशन रेट प्लस रिपीटिशन रेट, परसेंटेज आपका आएगा वो ड्रॉप आउट रेट कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। होप इट इज क्लियर। इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे लगता है नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हायर सेकेंडरी का भी वही है सेम। सेकेंडरी अगर आपको कैलकुलेट करना है, हायर सेकेंडरी में अगर निकालना है तो 11 सर एक बार ड्रॉप आउट रेट फिर से बता दीजिए प्लीज। यस सर, यस सर। सर इट इज मेंशन अबव। देखिए सर, ये केवल ग्रेड 1 के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रेड 1 का मतलब किसी भी ग्रेड का निकालना हो। इसके पहले वाला सर। अच्छा, इसके पहले वाला, ओके सर। इसकी बात कर रहे हैं सर, एडजस्टेड नेट एनरोलमेंट रेशियो की बात कर रहे हैं सर। यस सर।
ओके सर। सर नेट एनरोलमेंट रेट का मतलब है कि टोटल किसी भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप का अगर आप निकाल रहे हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर एज ग्रुप का, ऐसे मान लीजिए 6 to 10 एज ग्रुप का है, तो बच्चे कौन सी क्लास में होंगे? 1 to 5th क्लास में होंगे। तो 1 to 5th क्लास में उस एज ग्रुप के कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, और उस एज ग्रुप के टोटल बच्चों की संख्या कितनी थी, उससे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग पर कैपिटा इनकम निकालते हैं ना, पीसीआई पर कैपिटा इनकम निकालते हैं, तो इसमें हम लोग जीडीपी को नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं। उसी तरह से है टोटल इनरोलमेंट आपका 1 to 5th क्लास में कितना था, कितने बच्चों ने एडमिशन, जैसे मान लीजिए 500 बच्चों ने एडमिशन लिया। ठीक है, और टोटल जो उस क्लास के बच्चों की मान लीजिए संख्या थी, मान लीजिए 1000 है फॉर एग्जाम्पल, है ना, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, परसेंटेज आपका इनरोलमेंट निकल जाएगा। ओके सर, उसी तरह से हर एक एज ग्रुप का है, अपर प्राइमरी, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी का। होप इट इज क्लियर हो गया होगा सर, है ना। उस पर्टिकुलर एज की सारी पॉपुलेशन लेंगे, वो स्कूल में पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ऊपर आपका टोटल इनरोलमेंट का मतलब जो बच्चे स्कूल में आ गए। ओके, ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। एनुअल ड्रॉप आउट रेट होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा आपका है दैट इज जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जीपीआई जिसको हम बोल रहे हैं। पैरिटी इंडेक्स का मतलब आपका गर्ल्स और बॉयज के रेशियो से है। वेरी सिंपल, जब भी पैरिटी की बात आएगी, समानता की बात आएगी, मतलब बॉयज के कंपैरिजन में गर्ल्स का कितना आपका रेशियो है। तो अगर हम जीपीआई निकालेंगे तो जनरल इनरोलमेंट, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ गर्ल्स एट प्राइमरी लेवल डिवाइडेड बाय ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ बॉयज एट प्राइमरी लेवल। अगर आप प्राइमरी लेवल का जेंडर पैरिटी इंडेक्स निकालना चाहते हैं तो प्राइमरी में कितने बच्चियों ने एडमिशन कराया और प्राइमरी में कितने बच्चों ने एडमिशन कराया, उसका जो रेशियो निकालेंगे वो आपका जेंडर पैरिटी इंडेक्स आपका प्राइमरी लेवल हो जाएगा। उसी तरह से आपका अपर प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री, हायर सेकेंडरी एंड सेकेंडरी लेवल का अलग अलग निकल जाएगा। सिंपल, गर्ल ऊपर रहेंगी, बॉयज नीचे रहेंगे, ऊपर आपका एनरोलमेंट गर्ल्स का, नीचे एनरोलमेंट बॉयज का रहेगा, और ये आपका पैरिटी इंडेक्स निकल जाएगा, जीपीआई। क्लियर है, अभी इजी आपका है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रॉस एक्सेस रेशियो की बात की गई है। एसएस का मतलब यहाँ पे है किलोमीटर के हिसाब से बताया गया है कि अगर आप प्राइमरी स्कूल में है तो विद इन 1 किलोमीटर आपका होना चाहिए स्कूल। अपर प्राइमरी के लिए विद इन 3 किलोमीटर का रेंज दिया है, और उसी तरह से का सीनियर सेकेंडरी के लिए, सेकेंडरी लेवल के लिए आपका दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी एंड level is calculated on the basis of availability of schooling village within 5 किलोमीटर एंड 7 किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर का रेंज प्राइमरी के लिए है, अपर प्राइमरी के लिए 3 किलोमीटर का रेंज दिया हुआ है, सेकेंडरी के लिए 5 किलोमीटर का रेंज दिया हुआ है, और सीनियर सेकेंडरी के लिए 7 किलोमीटर का रेंज दिया हुआ है। अब ये देखेंगे कि इस किलोमीटर के रेंज में कितनी बस्तियां आती है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कुल 100 बस्तियां हैं, ठीक है, 100 गांव है, 100 गांव है, और उस 100 गांव में से जो 95 गांव हैं वहां पे 1 किलोमीटर के रेंज में प्राइमरी स्कूल है ना। अगर हम ये मान लेते हैं तो जो ग्रॉस एक्सेस रेशियो हो जाएगा वो 95% हो जाएगा। 95% का मतलब ये हो गया 95% विलेजेस ऐसे हैं जो 1 किलोमीटर के रेंज में वहां पे प्राइमरी स्कूल हैं। ठीक है, उसी के हिसाब से अगर आपको सेकेंडरी निकालना होगा तो 3 किलोमीटर, सॉरी अपर प्राइमरी के लिए 3, सेकेंडरी के लिए 5 और सीनियर सेकेंडरी के लिए 7। ये आपका ग्रॉस एसेस रेशियो बताता है कि क्या कोई पर्टिकुलर एरिया स्कूल को एसेस कर पा रहा है, यानी वहां के लोग स्कूल को एसेस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो होप इट इज क्लियर हो गया होगा कि ग्रॉस एसेस रेशियो कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया में 1 किलोमीटर में कितने प्राइमरी स्कूल्स हैं, और उसी में 3 किलोमीटर में कितने आपके अपर प्राइमरी हैं, सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के। ठीक है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आ जाते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, और 2 वर्ड यहाँ पे आएगा, एक साथ भी डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है और नेट एनरोलमेंट रेशियो है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका ना 100% से ज्यादा भी हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, क्यों ज्यादा हो सकता है? क्योंकि जब हम एनरोलमेंट रेशियो निकालते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो उसमें टोटल एनरोलमेंट इन प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एज वर्ड नहीं यूज किया गया है ना। जैसे मान लीजिए अभी हम 1 to 5th के लिए बात करें तो 6 से लेके 10
के एज के बच्चे होने चाहिए एज पर रूल, है ना। तो यहाँ पे लेकिन एज जैसा कोई चीज फॉर्मूले में नहीं दिया गया है। इसका मतलब कोई भी बच्चा आपका रिगार्डलेस ऑफ एज की बात यहाँ पे कर रहा है, मतलब कोई बच्चा अंडर एज भी हो सकता है, कोई बच्चा ओवर एज भी हो सकता है, और एज अप्रोप्रिएट चिल्ड्रन आपके जरूरी नहीं है यहाँ पे जब इनरोलमेंट को देखा जाएगा। तो अगर इनरोलमेंट को चेक करते समय आप इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं कि बच्चे की एज क्या है और फिर टोटल पॉपुलेशन उस एज से डिवाइड कर देते हैं, तो जो इनरोलमेंट निकलेगा वो ग्रॉस हो जाएगा। और ये आपका 100% से ज्यादा हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि एज अप्रोप्रिएट है नहीं आपका, है ना। जैसे मान लीजिए 6 से 10 के बीच में किसी एरिया में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और उस एरिया में 1200 बच्चों ने प्राइमरी में एडमिशन ले रखा है। इसका मतलब 200 बच्चे वो होंगे जो या तो अंडर एज होंगे या तो ओवर एज होंगे। तो ये आपका जो परसेंटेज आएगा वो 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने की है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपका एज अप्रोप्रिएट नहीं होता है, रिगार्डलेस ऑफ एज यहाँ पे हम बात रखते हैं। सेम उसी तरह से अपर प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी, यहाँ पे कहीं भी आप देखेंगे तो एज का जिक्र नहीं किया गया है, केवल और केवल क्लास की बात की गई है, ठीक है। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे इसको तो टोटल पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर एज का ही लेंगे, उस पर्टिकुलर एज की जो टोटल पॉपुलेशन है केवल उसी से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका ग्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर हम केवल एज अप्रोप्रिएट ही कैलकुलेट करें, मान लीजिए प्राइमरी स्कूल में हम कर रहे हैं और यहाँ पे हमने केवल उन्हीं बच्चों को काउंट किया जो 6 से लेकर 10 साल तक का जिनका एज है, तो ऐसे में ये ग्रॉस नहीं हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे नेट इनरोलमेंट रेशियो। तो ये बेसिक डिफरेंस है ग्रॉस और नेट के बीच में। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखी हुई है, 6 आपका है नेट इनरोलमेंट रेशियो, है ना। टोटल इनरोलमेंट एज 6 to 10, यहाँ पर्टिकुलर एज कि 6 से लेके 10 साल तक के बच्चों में से कितने लोग बच्चों ने प्राइमरी में इनरोलमेंट कराया है, मतलब स्कूल से जुड़ गए हैं, और टोटल पॉपुलेशन क्या रही है अगर उससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो निकलेगा उसे हम बोलेंगे नेट इनरोलमेंट रेशियो। और नेट इनरोलमेंट रेशियो हमेशा 100 से कम ही आएगा, ये भी ध्यान में रखेंगे। 100 के बराबर हो सकता है, 100 के बराबर होने का मतलब जितने बच्चे हैं सभी के सभी स्कूल में आ गए, 6 से 10 साल तक के उस एरिया में जितने ही बच्चे हैं वो सारे के सारे अगर स्कूल में आ गए तो आपका नेट इनरोलमेंट रेशियो आपका 100% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखने वाली है। ग्रॉस आपका 100 से ज्यादा हो सकता है, नेट आपका 100 से ज्यादा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिशन रेट आपका है, ट्रांजिशन रेट का मतलब अपर प्राइमरी से प्राइमरी, फिर प्राइमरी से अपर प्राइमरी से सेकेंडरी, ये आपका जो ट्रांजिशन हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्राइमरी टू अपर प्राइमरी क्लासेस, अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी क्लासेस एंड सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी क्लासेस, है ना। ये परसेंटेज ऑफ ट्रांजिशन कितना है, और ये ट्रांजिशन क्यों पता लगाया जाता है, जस्ट टू चेक आउट द ड्रॉप आउट, है ना। तो ड्रॉप आउट को पता लगाने के लिए ये एक ट्रांजिशन रेट कैलकुलेट किया गया है यूडाइस की तरफ से। और इसमें बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिया हुआ है प्राइमरी टू अपर प्राइमरी के लिए। न्यू इन्वेंट इन क्लास 6 फॉर करेंट एकेडमिक सेशन, इसमें टोटल एनरोलमेंट एंड रिपीटर्स इन क्लास 6 इन द करेंट एकेडमिक सेशन, मतलब टोटल इनरोलमेंट और प्लस जो रिपीटर है उसी क्लास में दोबारा से जो पढ़ रहे हैं वो, और जो नए बच्चे आए हैं वो उनकी संख्या, एंड टोटल इनरोलमेंट इन द क्लास 5th फॉर द प्रीवियस एकेडमिक ईयर, पिछले साल क्लास 5th में कितने बच्चे थे, ठीक है। तो कितने बच्चे क्लास 5th में एडमिशन लिए, मान लीजिए 50 बच्चों ने क्लास में एडमिशन लिया 5th क्लास में, ठीक है। उसमें से अगली क्लास में जो चले गए मान लीजिए वो कौन थे, 45, और प्लस रिपीटर जो थे उस क्लास के, पिछले क्लास के रिपीटर, उनको भी काउंट करेंगे, मान लीजिए 3 रिपीटर या 2 रिपीटर थे, तो ये आपका 47 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करेंगे तो ये आपका ट्रांजिशन रेट आपका निकल जाएगा। तो यहाँ से बेसिकली हमको एक ड्रॉप आउट पता चलेगा कि कौन से अच्छे बच्चे हैं जो अगली क्लास में नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और अगर वो रिपीट भी नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ड्रॉप आउट हो गए हैं, वो उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है। तो ये ट्रांजिशन रेट बेसिकली पता चलता है कि कैसे प्राइमरी टू अपर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी या सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी ट्रांजिशन का परसेंटेज क्या है, ये आपका ट्रांजिशन रेट पता चलता है।
एलिमेंट्री टू सेकेंडरी निकालना है तो टोटल इनरोलमेंट एंड रिपीटर्स इन क्लास 9th लेंगे और 8th क्लास में कितना इनरोलमेंट था उससे डिवाइड कर देंगे। अगर आपको सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी निकालना है तो 11th क्लास में कितने एडमिशन हुए हैं टोटल और रिपीटर्स कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल इनरोलमेंट इन क्लास। तो ये आपका ट्रांजिशन रेट पता चल जाएगा और बेसिकली यहाँ से हमें ड्रॉप आउट्स भी एक तरह से छोटा मोटा ड्रॉप आउट्स भी कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। तो ये ट्रांजिशन रेट आपका है जो 7 इंडिकेटर था। ये सारे इंडिकेटर्स बेसिकली आपके यूडाइस जब डिटेल्स सारे इशू करते हैं तो वहाँ पे ये सब रेट कैलकुलेट करता है। ठीक है, पीपल टीचर रेशियो ये तो हमें पता ही है, इसके बारे में आरटीआई एक्ट में ऑलरेडी मेंशन है कि कितना होना चाहिए। प्राइमरी के लिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 30:1 है और फिर अपर के लिए शायद 35:1 है। तो ये टीचर पीपल रेशियो हम जानते हैं कि बच्चों पे कितने टीचर्स आपके रिक्रूट होने चाहिए, तो ये ऑलरेडी हमें पता ही है। प्रमोशन रेट की बात कर रहा है यहाँ पे। प्रमोशन रेट का मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन इनरोल्ड इन अ स्पेसिफिक ग्रेड इन अ स्पेसिफिक ईयर प्रमोटेड टू द नेक्स्ट ग्रेड, अगली क्लास में प्रमोट कर दिए गए। न्यू इनरोलमेंट इन ग्रेड 2 फॉर द करेंट सेशन एंड टोटल इनरोलमेंट इन द ग्रेड 1 फॉर द प्रीवियस सेशन। इस साल कितने बच्चे अगले क्लास में चलेगा और उसी ग्रेड 1 में कितना इनरोलमेंट लास्ट ईयर में था। ठीक है, तो ये आपका प्रमोशन पता चल जाएगा और ये सारा का सारा हर एक क्लास के लिए आप निकाल सकते हैं प्रमोशन रेट। ये भी हम इस समय रिजल्ट प्रिपरेशन क्लास स्कूल में चल रहा है, हमें पता ही है। रिटेंशन रेट आपका है एक नया कैलकुलेट करने के लिए है रिटेंशन रेट। रिटेंशन रेट का मतलब ये हो गया कि कितने बच्चे अगर मान लीजिए क्लास 1 में एडमिशन लिए है ना, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझ लेंगे। मान लीजिए क्लास 1 में बच्चों ने एडमिशन लिया 100 है ना एग्जाम्पल के लिए, और क्लास 5th में आते आते कितने बच्चे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 साल का चल लिया और क्लास 5th में आते बच्चे टोटल इनरोलमेंट दोनों इंक्लूड करके, और टोटल इनरोलमेंट इन ग्रेड 1 4 ईयर बैक, मतलब पिछले जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन कितने बच्चों ने लिया था और 5th क्लास में कितने बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। तो ये आपका रिटेंशन रेट बताएगा कि कितने बच्चे वो स्कूल रिटेन कर रहा है, मतलब एक ही स्कूल में वो बच्चा कितने समय तक बना हुआ है। ये आपका प्राइमरी लेवल का पता चल जाएगा। उसी तरह से एलिमेंट्री लेवल का पता चल जाएगा। न्यू इनरोलमेंट 8वीं क्लास में कितना है और क्लास 1 में मतलब 7 साल पहले कितने बच्चे ने एडमिशन लिया था। मतलब हमेशा ये ध्यान में रखेंगे ये क्लास 1 से ही कैलकुलेट होगा, मतलब फर्स्ट क्लास में बच्चों ने जब एडमिशन लिया था उस समय कितना था, और अगर प्राइमरी में कितना है 5th क्लास में, उसी तरह से 8वीं क्लास में कितने बच्चे हैं, और फिर सेकेंडरी लेवल मतलब 10th क्लास में कितने बच्चे हैं, और उसको डिवाइड करेंगे 9 ईयर बैक मतलब क्लास 1 वाले ग्रेड से क्लास 1 में कितने बच्चे थे। तो ये हमें रिटेंशन रेट पता चल जाएगा कि वो बच्चे उसी स्कूल में कितने साल तक रिटेन किए गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। होप इट इज क्लियर। रिपीटिशन रेट ये एक अलग कह रहा है, proportion of people from a cohort enrolled in a given grade in a given school year who study the same grade in the following school year। means रिपीटिशन मतलब उसी क्लास में रिपीट कर रहा है ये। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रिपीटर्स इन करेंट एकेडमिक ईयर एंड इनरोलमेंट इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। पिछले एकेडमिक ईयर में कितने बच्चों ने इनरोल कराया था और कितने नंबर आपके रिपीटर्स हैं। तो ये आपका प्राइमरी का रिपीटिशन रेट पता चल जाएगा। उसी तरह से अपर प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, तो ये उसी क्लास में जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उसका ये आपका रेट यहाँ से पता चलेगा। इजी है। टोटल इनरोलमेंट आपका नीचे रहेगा और नंबर ऑफ रिपीटर्स आपका ऊपर रहेगा। हर एक क्लास का भी अलग अलग निकाल सकते हैं और साथ ही साथ आपके प्राइमरी अपर प्राइमरी और सेकेंडरी का भी यहाँ से रिपीटिशन रेट पता चल जाएगा।
इन सबको एज मच एज पॉसिबल कम करने की बात की जा रही है हर एक लेवल पे। तो रिपीटिशन कम से कम हो, रिपीटर्स कम से कम हो, इसका प्रयास रहता है। स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो की बात हो रही है, जो 12 इंडिकेटर है स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो। इसका मतलब ये है कि जितने भी स्कूल हैं आपके, एवरेज स्कूल और पर क्लासरूम कितना है स्कूल में। जैसे मान लीजिए हमें कहें कि टोटल आपके 200 बच्चे हैं स्कूल में और क्लास आपकी 4 है, तो 200 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको जो क्लासरूम आपका मिल जाएगा, स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो कितना है। इजी आपका है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं और उस स्कूल में नंबर ऑफ क्लासरूम्स कितने हैं। तो ये बेसिकली ये जो इंडिकेटर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेजर करता है कि इंफ्रा की क्या कंडीशन है किसी पर्टिकुलर स्कूल में, है ना, कि नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं। अगर प्राइमरी लेवल पे निकालना है तो टोटल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल इन करेंट एकेडमिक ईयर, ठीक है, टोटल एनरोलमेंट प्राइमरी में कितना था और टोटल नंबर ऑफ क्लासरूम्स इन प्राइमरी स्कूल इन द करेंट एकेडमिक ईयर। तो नंबर ऑफ क्लासेस को डिवाइड, नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एनरोलमेंट को, तो आपका स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो पता चल जाएगा। हर एक लेवल का अलग अलग निकाल सकते हैं, अपर प्राइमरी लेवल का, एलिमेंट्री का और सेकेंडरी का। कभी कभी ऐसा देखने को आता है कि 2 ही क्लासरूम है या 3 ही क्लासरूम है, उसमें सभी 1 to 5 के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जो स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो है वो सही नहीं रहेगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कंडीशन कैसी है किसी पर्टिकुलर स्कूल में या किसी पर्टिकुलर एरिया में, ये स्टूडेंट क्लासरूम रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। हायर सेकेंडरी का भी हम इसी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है, डेफिनेशंस ऑफ द अबव इंडिकेटर्स आर being used for calculating UDAS data of the Ministry of India। तो ये जितने भी इंडिकेटर्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे इंडिकेटर्स UDAS जो प्लस डेटा है उसे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया इससे यूज करती है कैलकुलेट करने के लिए। तो होप इट इज क्लियर हो गया होगा। ये पहला आपका चैप्टर था जो इंडिकेटर्स को डील करता था। अगला चैप्टर आपका एसेस, इक्विटी और इंक्लूसिवनेस को डील करता है। इसमें कुछ टर्म्स आपके एजुकेशन से रिलेटेड टर्म्स दिए गए हैं, उनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे आपका ये तो हमें पता ही है, CWSN क्या होता है। CWSN मीन्स स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फिजिकल डिसेबिलिटी, इमोशनल डिसेबिलिटी। ऐसे जो बच्चे आपके डिसेबल्ड हैं उनको हम चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स बोलते हैं, CWSN। वी ऑलरेडी नोस, हम जानते हैं इसके बारे में। अगला जो टर्म है वो है गिफ्टेड चाइल्ड का है। गिफ्टेड चाइल्ड आपके हैं, इस अगर हम देखेंगे यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से ज्यादा अपनी उम्र से बेहतर नॉलेज रखते हैं और अपने जो साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनसे बेहतर स्थिति में होते हैं, यहाँ पे कह रहा है। यहाँ पे देखिए 4.43 ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है देयर आर इन टैलेंट इन एवरी स्टूडेंट्स, कह रहा हर एक स्टूडेंट के अंदर एक टैलेंट होता है विच मस्ट बी डिस्कवर्ड, उसको डिस्कवर किया जाना चाहिए, उसको नर्चर किया जाना चाहिए, उसको फोस्टर एंड डेवलप किया जाना चाहिए। और अगर ऐसा करना आवश्यक है तो आप स्कूल करिकुलम के बियॉन्ड भी जा करके उसे आप इनकरेज कर सकते हैं, उसकी पर्टिकुलर टैलेंट को वो परस्यू करे वो बच्चा, अगर वो गिफ्टेड है तो किसी पर्टिकुलर बच्चे में कभी कैलकुलेशन ज्यादा अच्छे से कर लेता है, 5वीं क्लास का बच्चा है, 8वीं क्लास का बच्चे का कैलकुलेशन अगर वो कर ले रहा है 8वीं क्लास के बच्चे का, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे बच्चे को केवल 5th क्लास के बच्चों का ही बुक करके कहें कि चलो ठीक है तुम 5th क्लास में, तो उसे हम एक्स्ट्रा चीजें भी देनी चाहिए। इस बात की यहाँ पे चर्चा की गई है। कह रहा है दोज विथ हाई एबिलिटीज कैन बी नर्चर्ड एंड एजुकेटेड टू बिकम प्रोफिशिएंट। अगर ऐसा बच्चा आपको क्लास में मिलता है तो उसको इस तरह से नर्चर करिए, इस तरह से एजुकेट करिए कि वो प्रोफिशिएंट बने, ठीक है। उसको दबा के रखने की जरूरत नहीं है, उसके जो टैलेंट है उसको और बेहतर आप कैसे कर सकते हैं इसकी बात यहाँ पे की गई है। और इसके लिए आप बियॉन्ड द स्कूल करिकुलम भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स क्लियर हो गया होगा, गिफ्टेड चाइल्ड आपका क्लियर हो गया होगा। इंक्लूसिव एजुकेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, ऑलरेडी हम जानते ही हैं। हाउ वी डेवलप एंड डिजाइन इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल classrooms as well as inclusive pedagogy programs and activities so that each child can learn and participate together।
मतलब अगर कोई हर एक बच्चे को एक साथ हम शिक्षा दे पाए, इस तरह की पेडागॉजी डेवलप करेंगे, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, क्लासरूम्स डेवलप करेंगे, स्कूल डेवलप करेंगे, ताकि कोई स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल बनाने की बात इंक्लूसिव एजुकेशन नहीं करता है। ठीक है, सारे बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, इसकी बात वो करता है। ये ऑलरेडी हम जानते हैं इसके बारे में। इंडियन साइन लैंग्वेज की बात की जा रही है। साइन लैंग्वेज खास करके जो हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब अगर वो बच्चा सुनने में अक्षम है, तो ऐसे बच्चों के लिए ISL मतलब इंडियन साइन लैंग्वेज डेवलप किया गया है। और इसमें दीक्षा की तरफ से कुछ डिजिटल कंटेंट भी ISL मैप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखे गए हैं, जहाँ पे वो बच्चे जो सुनने में अक्षम है उनके लिए करिकुलम यहाँ पे उनके लिए कंटेंट यहाँ पे डेवलप किया गया है। कुछ विजुअल कंटेंट है आपके आपके जो विजुअल मैनुअल लैंग्वेज में कंटेंट आपके डेवलप किए गए हैं, जिसको हम इंडियन साइन लैंग्वेज कहते हैं। ये दीक्षा पे ऑलरेडी अवेलेबल है, टेक्स्ट के फॉर्म में है, वीडियो के फॉर्म में है, ऑडियो के फॉर्म में है, जिसे उन बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा सकती है जो बच्चे सुनने में अक्षम है। तो इंडियन साइन लैंग्वेज बेसिकली ऐसे मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन को दिखाता है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड जो चिल्ड्रंस है उनके लिए है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये कैसे बच्चों से रिलेटेड है। अगला जो आपका टर्म है वो है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन का मतलब ऐसे बच्चे जो कभी इनरोल्ड नहीं हुए, ऐसे बच्चे जो इनरोल्ड तो हुए बट ड्रॉप आउट हो गए, और तीसरी कैटेगरी है ऐसे बच्चे जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर पीरियड के लिए विदाउट इन्फॉर्मिंग एनी रीजन, मतलब कोई रीजन इन्फॉर्म नहीं किया है, काफी समय से वो एब्सेंट चल रहे हैं, जैसा भी स्टेट और यूटीज की तरफ से जो डिफाइन किया गया हो पर्टिकुलर पीरियड उसके हिसाब से, है ना। जैसे मान लीजिए 3 महीने से अगर 6 महीने से कोई बच्चा लगातार नहीं आ रहा है और स्टेट या यूटी की तरफ से डिफाइन किया गया है कि ऐसे बच्चे को हम बाहर कर देंगे, तो इस तरह के बच्चों को यहाँ पे आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रेन कह सकते हैं। तो इसमें 3 कैटेगरी है। पहला नेवर इनरोल्ड, वो तो क्लियर ही है, इनरोल्ड हुए ड्रॉप आउट हो गया, और तीसरा काफी लंबे समय से वो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे आपके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन कहे जाएंगे। ये आपका पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, मतलब ये एक्ट आपका दिसंबर 2016 में आया था, इसके बारे में हम पढ़ रखा है। RPWD एक्ट बोलते हैं। इसमें कुल 21 तरह के जो डिसेबिलिटीज हैं उनको यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इनके बारे में हम जरूर से एक बार देख लें, और खास करके एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जो डिसेबिलिटीज हैं उनके बारे में भी आगे चर्चा की गई है। इनके बारे में बेसिकली हम जानते हैं, तो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हम जानते ही हैं, खास करके जो बोन्स या जॉइंट्स या मसल्स आपके जो उससे रिलेटेड आपका है। लेप्रोसी क्योर्ड जो पर्सन है उनसे रिलेटेड है आपका है, जिसको हम शायद कुष्ठ रोग कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सेरेब्रल पैल्सी की बात यहाँ पे की गई है। ये आपका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जो कि बॉडी मूवमेंट को अफेक्ट करता है, इसकी बात यहाँ पे की गई। तो इस तरह से कुल 21 टाइप के आपके डिसेबिलिटीज की बात की गई है। ये सब हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं RPWD एक्ट में। डॉर्फिज्म की बात, हाँ ये जरूर से थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि एक डेफिनेशन में कभी कभी हो सकता है MCQs टाइप के बन जाए। जैसे डॉर्फिन्स की बात की गई है, बौनापन जिसको हम कहते हैं, कि कितना आपका लिमिट है, तो ये 4 फीट 10 इंच का लिमिट यहाँ पे लिखा हुआ है, 147.32। अगर इससे कम हाइट है तो उसे हम डॉर्फिज्म में काउंट करेंगे। मस्कुलर ड्रॉपी आपका है, एसिड अटैक विक्टिम भी आपके डिसेबिलिटीज में काउंट होंगे। इसके अलावा आपके ब्लाइंडनेस है, लो विजन है, हियरिंग इम्पेयरमेंट में आपके जो है डिसेबिलिटीज में काउंट होता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी आपकी है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आपकी है, ऑटिज्म एंड स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आपका है, मेंटल इलनेस है। ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से। इसमें स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज, यहाँ पे क्वेरीज आपकी हो सकती हैं, अगर कॉमन क्वेश्चन होता है, हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं होता है, बट भी एक आपका यहाँ पे डिसलेक्सिया की बात की गई है। डिसलेक्सिया बेसिकली आपका पढ़ने से रिलेटेड ये आपकी प्रॉब्लम है।
आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफिकल्टी इन रीडिंग ड्यू टू प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग स्पीच साउंड एंड लर्निंग हाउ दे रिलेट टू लेटर एंड वर्ड्स, मतलब डिकोडिंग में उनको प्रॉब्लम आती है, इसको हम डिस्लेक्सिया बोलते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं पहले भी। डिस्प्रेक्सिया आपका है, इट इज मोटर प्लान टू मेक एन अप्रोप्रिएट बॉडी रिस्पॉन्स, तो एक अप्रोप्रिएट बॉडी रिस्पॉन्स नहीं आ पाता है, इसको हम प्लान से कोरिलेट करेंगे, डिस्प्रेक्सिया बोल रहे हैं। डिस्ग्राफिया आपका है, डिस्ग्राफिया बेसिकली राइटिंग स्किल से रिलेटेड है आपका, डिफिकल्टी विद एन एक्ट ऑफ राइटिंग बोथ इन द टेक्निकल एज वेल एज द एक्सप्रेसिव सेंस, देयर में ऑल्सो भी डिफिकल्टी विथ स्पेलिंग, ऐसे बच्चों को स्पेलिंग में भी डिफिकल्टी हो सकती है डिस्ग्राफिया। तो राइटिंग से रिलेटेड जो डिफिकल्टी आपकी है वो डिस्ग्राफिया है। पढ़ने से रिलेटेड अगर डिफिकल्टी है डिसलेक्सिया है, और आपका है डिसकैलकुलिया, आपका है ये कैलकुलेशन से रिलेटेड आपकी डिसेबिलिटी है। इसके अलावा एडीएचडी भी एक डिफिकल्टी है, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो जो हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड आपका है हाइपर एक्टिविटी होगी आपकी, मतलब आप अगर उनसे कुछ बात बोलेंगे ऐसे बच्चों को डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में काउंट करेंगे इसको। तो ये चार कम से कम जरूर से याद रखेंगे, ये स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज वाले हैं, डिसलेक्सिया, डिस्पर्सिया, डिस्पेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया एंड एडीएचडी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके एजुकेशन से रिलेटेड थे आपके। इसके अलावा आपके मल्टीपल स्क्लेरोसिस आपका है, पार्किंसन डिजीज आपकी है, यहाँ पे आप देख लेंगे बेसिकली आपका ये पार्किंसन डिजीज आपका है मींस प्रोग्रेसिव डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम मार्क्ड बाय द ट्रेमर, मस्कुलर रिजिडिटी एंड स्लो एंड इम्प्रेसाइज मूवमेंट। तो ये एक थोड़ा सा अलग नाम आ रहा है, थोड़ा इसको देख लेंगे ध्यान से, ठीक है। पार्किंसन डिजीज अगर किसी साथी को पता होगा तो इस बारे में थोड़ा सा ज्यादा विचार व्यक्त करेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम समझ में आया था इसको, अगर किसी साथी को पता होगा तो जरूर से इस पर डिस्कस कर सकते हैं ये क्या डिसीज है। सारिका मैडम कुछ कह रहे हैं? यस प्लीज मैम। इस डिजीज जी, पार्किंसन डिजीज के बारे में हमारे कोई साथी कुछ कहेंगे? जी धर्मेंद्र सर। इसमें सर ब्रेन और जो एक्टिविटी है, मोटर एक्टिविटी है, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है, बैलेंस नहीं होता। मतलब जो एजेड लोग हैं, और जैसे हाथ कांपना या कभी हाथ जैसे रिजिड हो जाना, इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं, इसे पार्किंसन डिजीज बोलते हैं सर। सर जो स्टीफन हॉकिंसन था ना वही है सर। थैंक यू स्टीफन हॉकिंसन Okay, डिजीज थी thank तो you, sir. पार्किंसन डिजीज में आता सर। ओके थैंक यू सर। खास करके जो धर्मेंद्र सर ने कहा कि ध्यान में रखेंगे यहाँ पे मिडिल एज और एल्डरली पीपल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम आपकी है, जो डिसऑर्डर डिजीज आपकी यहाँ पे है, हीमोफीलिया आपका है, थैलेसीमिया है आपका, स्केल सेल डिजीज आपका है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ये भी कॉमन ही है। बेसिकली हम लोग सब इसके बारे में जानते ही हैं, इस पे भी डिटेल में जाने की मुझे लगता है कोई खास जरूरत है नहीं। तो बस ये कुछ 21 टाइप के कुछ डिजीज आपके, मल्टीपल डिसेबिलिटीज तो आपका एक से ज्यादा डिसेबिलिटी अगर है तो वो मल्टीपल डिसेबिलिटी में, जैसे यहाँ पे देखिए डेफनेस और ब्लाइंडनेस ऐड किया गया है। तो ये सब स्पेसिफिक डिसीज से रिलेटेड मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बट ये वैसे भी हमारे सिलेबस में है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी पढ़ना ही है, तो इसको लेकर के थोड़ा सा जरूर सचेत रहेंगे, क्वेश्चन आ सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। जो 19 आपका है ये आपका है प्रिया द एसेसिबिलिटी वॉरियर, ये बेसिकली एक कॉमिक बुक है, प्रिया द एसेसिबिलिटी वॉरियर करके,
यहाँ पे ये 2 डिपार्टमेंट यहाँ पे इंक्लूडेड है, वो ध्यान में रखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कि दिव्यांग जन से रिलेटेड है, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल स्कूल। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि एक प्रिया नाम की लड़की रहती है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो वॉक नहीं कर पाती है, उसके पैर में प्लास्टर लग जाता है और उसके स्कूल के लोग उसे बावजूद इसके वो हर एक स्कूल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करती है। और इस तरह से स्कूल हैज बिकम एफर्ट्स टू बिकम एक्सेसिबल, मतलब वो स्कूल इस तरह से एफर्ट करता है कि वो प्रिया के लिए एक्सेसिबल रहे। ठीक है, तो जैसे रैंप हो गया, और प्रिया को स्कूल ने काफी मदद की ताकि वो अपनी जो डे टू डे स्कूल एक्टिविटीज हैं उनको वो बेहतर ढंग से परफॉर्म कर पाए। तो ये कॉमिक बुक है जो बताता है कि किस तरह से हम तो, और प्रिया ने इस को अपने अंदर किस तरह से किया कि इसको हम एक एक्सेसिबिलिटी वॉरियर बनूंगी मैं, ऐसा करके वो उसमें लिखा हुआ है। तो ये इंडियन साइन लैंग्वेज में भी ये बुक अवेलेबल है, वीडियो में भी अवेलेबल है ये कॉमिक बुक आपका। और इसका जो की मैसेज है वो ध्यान में रखेंगे, एवरीवन नीड एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी हेल्प्स एवरीवन। तो ये कॉमिक बुक है बेसिकली प्रिया करके, जो कि एक्सेसिबिलिटी की बात करती है कि स्कूल उसके लिए एक्सेसिबल हो, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का आप मॉडिफाई करिए कि हर एक तरह के बच्चों के लिए स्कूल क्या रहे, एक्सेसिबल रहे। ये बात बेसिकली ये कॉमिक बुक कहती है। ठीक है, आपका आरसीआई की बात की गई है, रिहैबिलिटेशन काउंसिल, आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल की बात की गई है। द मैंडेट given to RCI is to regulate and monitor services given to a person with disabilities। मतलब ये जितने भी सर्विसेज पर्सनल विद डिसेबिलिटीज को दी जा रही हैं उनको रेगुलेट और मॉनिटर करने की बात यहाँ पे की गई है। टू स्टैंडर्डाइज सिलेबस and to maintain a central rehabilitation register for all qualified professionals and personnel working in the field of rehabilitation and special education। तो रिहेबिलिटेशन और स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी पर्सनल प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड एक रजिस्टर मेंटेन किया गया है, और उनसे रिलेटेड जितने भी रेगुलेशन और मॉनिटर सर्विसेज हैं उनको रेगुलेट किया जाता है किसके थ्रू, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की बात की गई, दिसंबर 16 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें राइट्स को प्रमोट एंड प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। हर एक एस्पेक्ट ऑफ, जैसे एजुकेशनल राइट्स हैं, हर तरह के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए खास करके डिसेबल्ड लोगों के ये एक्ट लाया गया था। ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हम लोग का। स्कूल मैपिंग की बात की जा रही है। स्कूल मैपिंग एक अच्छा टर्म है। स्कूल मैपिंग का मतलब ये बेसिकली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब जीआईएस बेस्ड मैपिंग स्कूल की बात की जा रही है कि मतलब पॉपुलेशन के हिसाब से किस एरिया में कितना स्कूल है, और पॉपुलेशन के हिसाब से उस एरिया में अगर स्कूल की संख्या कम है तो उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इसको हम स्कूल मैपिंग के थ्रू एक्सरसाइज करते हैं। और इसके लिए हम एक माइक्रो प्लानिंग बना सकते हैं। ठीक है, कि बेटर डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे स्कूल किस तरह से किसी पर्टिकुलर एरिया में कितना प्रोवाइड करना है, उसकी कितनी संख्या होनी चाहिए, इन सब की बात स्कूल मैपिंग से पता चलती है। तो ये बेसिकली एक तरह का डेटा कलेक्शन है सरकार की तरफ से, जो कि जीआईएस बेस्ड मैपिंग है, जो ये पता करता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने स्कूल हैं, उस एरिया की पॉपुलेशन कितनी है, उस एरिया में और कितने स्कूल्स बनाए जाने की जरूरत है। ठीक है, उनकी बिल्डिंग कितने हैं, टीचर कितने हैं, फैसिलिटीज कितनी हैं, इन सब को एक डेटा कलेक्शन करता है। एंड देन एजुकेशन पॉलिसी में अगर कोई प्रोवाइड कराना है कोई इंपॉर्टेंट चीजें तो वो करता है स्कूल मैपिंग के थ्रू। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। स्कूल मैपिंग क्या होता है, तो एक तरह से एक माइक्रो प्लानिंग एक्सरसाइज है जो कि बेटर मैच विद डिमांड एंड सप्लाई, मतलब स्कूल की जितनी डिमांड है उस हिसाब से उस एरिया में स्कूल की सप्लाई है या नहीं है, इसको एसेस करने के लिए स्कूल मैपिंग की जाती है। और ये जीआईएस बेस्ड मैपिंग है।
स्पेशल एजुकेशन जोन की बात भी हम कर रहे थे वहां पे। तो ये बेसिकली क्या है कि इट रिकमेंड्स द रीजन ऑफ country with large population from educationally disadvantaged should be declared special education zone। तो ऐसा जगह जो कि एजुकेशनली डिसएडवांटेज आपका है, लार्ज पॉपुलेशन एजुकेशनली डिसएडवांटेज है, तो उस एरिया को हम स्पेशल एजुकेशन जोन्स डिसेबल घोषित कर सकते हैं। और वहां पे जितने भी तरह के स्कीम सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं उसको मैक्सिमम लेवल पे वहां पे इम्प्लीमेंट करने की बात स्पेशल एजुकेशन जोन के थ्रू की जाती है। और बेसिकली अगर हम प्रेजेंटली बात करेंगे तो ये जो फोकस है खास करके एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड लो परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स में। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एक नया टर्म भी यूज किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ज्यादा कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं करने के लिए, तो उनको हम एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। और उन्हें हम लो परफॉर्मिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खास करके इन दो डिस्ट्रिक्ट्स में स्पेशल एजुकेशन जोन बनाने की बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी में की गई थी, और खास करके अभी इसको इम्प्लीमेंट भी इस तरह से किया जा रहा है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टर्म है। SEDG ये ग्रुप आपके कौन से हैं, ये भी आपका NEP में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप किया गया। कई सारे ब्रॉड कैटेगरीज है जिसके बेसिस पे इस ग्रुप को डिफाइन किया गया है, जिसमें सबसे पहला आपका है जेंडर आइडेंटिटी, जिसमें पार्टिकुलरली फीमेल और ट्रांसजेंडर की बात की गई है। सोशियो कल्चर आइडेंटिटी के बेसिस पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC माइनॉरिटी को डिफाइन किया गया है। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी के हिसाब से भी डिसएडवांटेज ग्रुप को डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट विलेज का है, स्मॉल टाउन का है, या एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का है। डिसेबिलिटीज, खास करके जो लर्निंग डिसेबिलिटीज हैं, ऐसे बच्चों को भी इस ग्रुप में रखा गया है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी इसको डिफाइन किया गया है इस ग्रुप को। जैसे लो इनकम हाउस होल्ड ग्रुप आपके हैं, वनरेबल सिचुएशन में रहने वाले जो बच्चे हैं उनको, या विक्टिम ऑफ चिल्ड्रेन, विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग एंड ऑर्फेंस, इन सब बच्चों को हम सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप में डाल के रखेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि किस तरह से सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप को डेवलप किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, पहले जेंडर के हिसाब से किया गया है, फिर सोशियो कल्चरल आइडेंटिटी के हिसाब से इसको ग्रुप किया गया है, डिसेबिलिटीज के हिसाब से ग्रुप किया गया है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से इसको ग्रुप किया गया है। ये चार कैटेगरीज, ब्रॉडर कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप को डेवलप करने के लिए। EMRS के बारे में पता ही है, 1977-78 में ये शुरू किया गया था, खास करके शेड्यूल ट्राइब जो रिमोट एरियाज में बच्चे उनके लिए। यहाँ पे एक वर्ड और यूज किया गया है, यूनिवर्सल एक्सेस। ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब है यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ स्कूल फैसिलिटी, मीन्स द स्कूल फैसिलिटी शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रेन in the country and that the school be within walking distance from the home of children। तो यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब कि वॉकिंग डिस्टेंस पर स्कूल होना चाहिए, और वो स्कूल हर एक बच्चों को इजिली एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब स्कूल की जितनी फैसिलिटीज हैं वो सभी बच्चों को इजिली अवेलेबल, एक्सेसिबल होनी चाहिए, यहाँ पे बात की जा रही है। यूनिवर्सल एक्सेस वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ठीक है। वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल होना चाहिए हर इस बच्चे के घर से, ये स्पेशल बात यहाँ पे यूनिवर्सल एक्सेस की गई है। तो ये सारा जितना भी ये सेकंड चैप्टर था बेसिकली आपका। अगला जो चैप्टर है वो टीचर्स, मॉनिटरिंग क्वालिटीज, इन सब की बात करता है।